तो हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं द बोनस के एडिटर अंशुमन तिवारी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हर्ष। उंगलियों पर दुनिया में आप सबका स्वागत है। रूस और यूक्रेन की जंग में अमेरिका का परोक्ष प्रवेश संभव दिख रहा है। हाँ, इधर पश्चिम एशिया में फिर टकराव शुरू हुआ है। ट्रंप ने टैरिफ की नई घोषणाएं की हैं और दुनिया के कई बाजारों में बॉन्ड यील्ड खोल उठी है। शेयर, मुद्रा और कमोडिटी बाजार आज इन घटनाओं से प्रभावित होंगे और शेयर बाजारों के लिए उलझन भरा दिन रहने वाला है। आइए जानते हैं विस्तार से कि कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो आज भारतीय बाजारों को और पूरी दुनिया के बाजारों को प्रभावित करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने आज सुबह सुबह कहा है कि फार्मा कंपनियों पर 200% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। ब्लूमबर्ग के साथ एक बातचीत में उन्होंने ये बात कही है और ये 1 अगस्त से लागू हो सकते हैं। भारतीय फार्मा कंपनियों के लिए निश्चित तौर पर यह बेहद चिंताजनक खबर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब टैरिफ की बात के की दरों के वो करीब पहुंच गए हैं और 200% तक के टैरिफ की बात उन्होंने कही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते की संभावना भी जाहिर की है, लेकिन कुछ ठोस संकेत या कोई ठोस ढांचा अभी तक उभरता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसा कि जो जो अनिश्चितता गतिरोध बना हुआ है वो अभी जारी है। ट्रंप ने इंडोनेशिया के साथ अरबों डॉलर के व्यापार समझौते का ऐलान किया है। इसके ब्यौरे इसके भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन संकेत हैं कि इंडोनेशिया पर शायद 19 से 20% टैरिफ लगाया जाएगा। बोइंग के विमानों की खरीद करेगा इंडोनेशिया, और कृषि और ऊर्जा पर इंडोनेशिया के बाजार में अमेरिका को बड़ी पहुंच मिलेगी। यानी इंडोनेशिया अपना बाजार अमेरिका के एग्रीकल्चर उत्पादों के लिए और एनर्जी के लिए, खासतौर पर तेल और गैस के लिए खोलेगा। ये महत्वपूर्ण डील है और इसको आप मान सकते हैं कि अगर ये सहमति होती है और इंडोनेशिया की तरफ से इसकी सहमति आती है तो ये एशिया में दूसरी महत्वपूर्ण डील होगी जिसकी की घोषणा आधिकारिक रूप से होने की संभावना है वियतनाम के बाद। अमेरिका ने जो छोटे देश हैं, 100 छोटे देश हैं जिनके साथ उसका व्यापार घाटा है और जिनसे द्विपक्षीय व्यापार है, उस पर 10% और 10% से ज्यादा टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप 1 अगस्त की समय सीमा की तरफ धीमे धीमे खिसक रहे हैं और जहां वो अब टैरिफ के पूरे ढांचे को अंतिम रूप दे रहे हैं। इन टैरिफ में भी फार्मा में अफ्रीका और कैरिबियन देशों पर और फार्मा और चिप्स आयात पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। तो अब ये टैरिफ का ढांचा लगभग स्पष्ट होता दिख रहा है। भारत के संदर्भ में भी स्थिति असमंजसपूर्ण बनी हुई है। भारत के लिए और भारतीय बाजारों के लिए एक चुनौतीपूर्ण खबर कल नाटो से आई। नाटो ने बड़ी सख्त चेतावनी दी, बड़ी दो टूक चेतावनी दी कि अगर रूस से व्यापार जारी रखता है भारत और चीन खास तौर पर, तो उन पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। अमेरिका पहले ही कह चुका है कि वो अपने एक बिल के जरिए भारत और चीन पर रूस पर तेल और बाकी सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। भारत के तेल आयात के लिए चुनौती है। तेल बाजार पर इसका असर हालांकि नहीं दिखा, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर और भारतीय तेल आयात पर इसका असर जरूर दिखाई देगा। टैरिफ की दुनिया से बाहर रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर घटनाक्रम काफी तेज है और पिछले 24 घंटे में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका असर हमें आने वाले समय में नजर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 50 दिन में युद्ध रोकने की चेतावनी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि वह नाटो के जरिए यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल और बाकी हथियार देने की योजना बना रहे हैं। इस योजना को का उन्होंने इशारा भी किया और रूस से व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी। यही बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि अब इस युद्ध में अमेरिका का परोक्ष प्रवेश हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से शांति वार्ता की कोशिश करते करते ऊब चुके हैं और वो झुंझलाहट उनके बयानों में, उनके इंटरव्यूज में साफ साफ दिखाई दे रही है। यूरोप के मंत्रियों ने भी यूक्रेन को अमेरिकी हथियार देने की योजना का समर्थन किया है। और हालांकि कितने हथियार मिलेंगे, फंडिंग कैसे होगी, आपूर्ति कैसे की जाएगी, इसका ब्यौरा अभी स्पष्ट नहीं है, पर यूरोप इस मामले में अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। जर्मनी और नॉर्डिक देश, यूके और कनाडा, यूक्रेन को हथियार भेजने की एक नई पाइपलाइन बनाने की तैयारी में है, जिसमें अमेरिका भी शामिल होगा और वो तेजी से यूक्रेन को हथियार की आपूर्ति की जाएगी। नॉर्डिक देशों को और जर्मनी को यूक्रेन की विस्तार योजनाओं से काफी बड़ा खतरा भी है और इसलिए इन देशों की चिंताएं रूस की योजनाओं को लेकर काफी ज्यादा है। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सरकारी फेरबदल की घोषणा की है। प्रधानमंत्री के रूप में स्वीडेनको का नाम प्रस्तावित किया गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में हमें दुनिया की राजनीति को प्रभावित करेगा। इधर पुतिन की प्रतिक्रिया आई है। पुतिन बेहद आक्रामक हैं। उन्होंने ट्रंप के 50 दिन के युद्ध विराम के अल्टीमेटम को ड्रामा नाटक कहा है और उन्होंने कहा है कि यूक्रेन का बड़ा हिस्सा वो कब्जा कर रहेंगे। यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा करने का उनका कार्यक्रम, प्लान और स्ट्रेटेजी पूरी तरह से कायम है। क्रेमलिन ने यह भी कहा है कि उसे अमेरिका के हथियार भेजने की योजना से कोई डर नहीं है, लेकिन इससे यूरोप में टकराव बढ़ने का खतरा है।
इधर रूस ने चीन और भारत के साथ कुछ गहरे गठजोड़ का संकेत दिया है और ये कहा है कि अगर सेकेंडरी प्रतिबंध आते हैं तो उनसे मिलने के लिए साझा रणनीति बनाई जाएगी। पश्चिम एशिया में फिर तनाव बढ़ रहा है, इसका असर हमें तेल की कीमतों पर दिखेगा। इसराइल ने सीरिया के सरकारी ठिकानों पर हमले किए हैं और आगे भी सैन्य ठिकानों पर हमले करने की चेतावनी दी है। और अब इसराइल के बाद सीरिया इसराइल के निशाने पर है। इससे पूरे क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी अस्थिरता के जोखिम बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये थी ग्लोबल कूटनीतिक खबरें, जिन खबरों का परोक्ष या प्रत्यक्ष असर बाजार पर पड़ेगा। अब हम सीधे अर्थव्यवस्था की बीच की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी बड़ी आर्थिक खबरें हैं जो पूरी दुनिया के अलग अलग देशों से आ रही हैं। अमेरिका में दूसरी बार महंगाई बढ़ी है और हालांकि कोर सीपीआई उम्मीद से कम है, लेकिन फेडरल रिजर्व ने जो संकेत शुरुआत से देने शुरू किए थे कि टैरिफ के फैसलों से महंगाई बढ़ने की संभावना है, उन संकेतों की पुष्टि इस महंगाई की बढ़ोतरी से होती है और फेड ने इसे चिंता का विषय बताया है। और इस के साथ अमेरिका में ब्याज दरें घटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो दबाव है जीरोम पावल पर, उसमें कुछ कमी आने की संभावना है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि महंगाई के आंकड़ों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप दबाव बनाए हुए हैं, बल्कि इस तरीके की भी खबरें हैं कि उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो गई है जीरोम पावल के। अमेरिका में 10 साल की बॉन्ड यील्ड ऊंचाई पर है। मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि कई सारे देशों में अचानक बॉन्ड यील्ड्स खोल उठी हैं, बजटों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। व्यापार घाटे बढ़ने के कारण, अर्थव्यवस्था में कमजोरियों के कारण सरकारों की तरफ से कर्ज लेने के कार्यक्रमों की संभावना ज्यादा है। अमेरिका में 10 वर्ष के बॉन्ड की यील्ड 4 सप्ताह की ऊंचाई पर है। कनाडा में 10 साल के बॉन्ड की 12 महीने की ऊंचाई पर है। कनाडा में मैन्युफैक्चरिंग बिक्री 3 साल के निचले स्तर पर है। जापान के बॉन्ड बाजार में कल से कोहराम मचा है। देश की वित्तीय हालत पर खतरा है। 10 साल के बॉन्ड की यील्ड 2008 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है और 30 साल के बॉन्ड की यील्ड भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। जापान की अर्थव्यवस्था आज भी और जापान के बॉन्ड मार्केट का ये रुख आज एशिया के और अमेरिका के बाजारों को प्रभावित करेगा। अमेरिका के प्रतिबंधों के चलते चीन की कंपनियां एनवीडिया से एआई चिप्स की खरीद तेज कर रही हैं 1 अगस्त के प्रतिबंध की रोशनी में, और एनवीडिया ने अपने चिप की बिक्री भी शुरू की है। चाइना ने ट्रंप के व्यापार धमकियों और टैरिफ के बीच में अपने जोखिमों की नई सिरे से समीक्षा शुरू की। इस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि चीन अपने व्यापार को लेकर कैसी नई रणनीति लेकर आ रहा है। कमोडिटी बाजार की तरफ चलें तो ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट दिख रही है। कमजोर मांग है, टैरिफ का तनाव है। हालांकि रूस पर प्रतिबंध का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई पर पड़ेगा। सीरिया के घटनाक्रम का भी असर है, लेकिन फिलहाल कच्चे तेल की आपूर्ति बाजार में जितनी है उसे देखते हुए कीमतों पर दबाव बना हुआ है। हालांकि गोल्डमैन सैक्स ने कल अपने ऑयल के का फोरकास्ट दिया, जो अनुमान दिए, उसमें ब्रेंट में थोड़ी तेजी का अनुमान बताया और $66 का टारगेट प्राइस रखा है। $66 पर बैरल का टारगेट प्राइस रखा है और ये माना है कि अगली छमाही में बाजार में थोड़ी कमी हो सकती है और इसलिए ब्रेंट की कीमतें थोड़ी मजबूत रहेंगी। इधर तेल निर्यातक देश रूस और मध्य पूर्व के व्यापार को नए प्रतिबंधों की रोशनी में समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मध्य पूर्व के देशों का भी रूस के साथ बड़ा व्यापार है। महंगाई से बचाव के लिए गोल्ड में निवेश बढ़ा है। गोल्ड, सोना और चांदी दोनों मजबूती पर हैं। चीन की मांग बढ़ने से लंबे समय बाद न्यू कासल का कोल फ्यूचर्स 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। लंबे समय बाद हमें कोयले की कीमतों में ये तेजी दिख रही है और इसकी वजह से हमें चीन की डिमांड है। स्टील में हल्की गिरावट है। सोयाबीन और गेहूं में हमें तेजी दिख रही है। क्रिप्टो की दुनिया में यह बेहद महत्वपूर्ण हफ्ता है। वाशिंगटन में कानूनी तौर पर, विधायी तौर पर, लेजिस्लेटिव तौर पर एक क्रिप्टो वीक है। अमेरिका के हाउस में स्टेबल कॉइन का एक, जिसे जीनियस एक्ट कहा जा रहा है, उस पर वोट की तैयारी इस सप्ताह हो रही है। क्लैरिटी एक्ट भी एजेंडे पर है, जिसमें बाजार के नियमन का प्रावधान है क्रिप्टो बाजार का। हालांकि दुविधा यह है कि अमेरिका में क्रिप्टो बाजार का रेगुलेशन कौन करेगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन करेगा, जो शेयर बाजारों और वित्तीय बाजारों को नियंत्रित करता है, जो भारत जैसा सेबी जैसा है, या जो कमोडिटी रेगुलेटर है क्रिप्टो को, उसके दायरे में लाया जाए। माना जा रहा है कि अमेरिकी हाउस से इस बिल के पास होने की संभावना है, लेकिन सीनेट में थोड़ी उलझन हो सकती है, ये फंस सकता है। पर फिलहाल ये सप्ताह क्रिप्टो की खबरों की दृष्टि से अमेरिका के बाजारों में और अमेरिका से कई बड़े कानूनी उपायों वाला सप्ताह हो सकता है, और इसका असर हमें अन्य देशों में क्रिप्टो कानूनों पर भी दिखाई देगा। एक और महत्वपूर्ण खबर क्रिप्टो बाजार से अमेरिका से आ रही है। ट्रंप प्रशासन ने कुछ हफ्ते पहले, 1 महीने पहले, बिटकॉइन को मार्गेज के तौर पर, यानी जमानत के तौर पर स्वीकार करने की इजाजत दी थी। और जो हाउस लेंडिंग कंपनियां हैं, घरों के लिए कर्ज देने वाली कंपनियां हैं, उनसे कहा गया था कि बिटकॉइन को भी जमानत के तौर पर स्वीकार करें। इसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि कुछ राज्यों में बिटकॉइन मॉर्गेज के पायलट शुरू होने वाले हैं। इससे बिटकॉइन की मांग बढ़ने की संभावना है। स्पेन के बीबीवीए बैंक ने रिटेल क्रिप्टो सेवाओं में विस्तार किया है।
और यूरोप के बैंक अब धीमे धीमे क्रिप्टो की तरफ और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की तरफ, खासतौर पर क्रिप्टो ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। करेंसी मार्केट में खासी उथल पुथल है, क्योंकि दुनिया के बॉन्ड बाजारों में उथल पुथल है और अमेरिका में महंगाई के आंकड़े और टैरिफ का असर है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूती दिखा रहा है। काफी समय बाद डॉलर इंडेक्स में हमने कल थोड़ी मजबूती देखी, 98.4 तक पहुंचा। अमेरिकी महंगाई के कारण और टैरिफ के असर के कारण कारण थोड़ी सेफ हेवन डिमांड हमें दिख रही है। हालांकि बॉन्ड डील का दबाव हमें आने वाले समय में डॉलर पर फिर दिखाई देगा। जापानी येन 9 हफ्ते के निचले स्तर पर है। जापान की अर्थव्यवस्था का हाल हमने आपको बताया है। बॉन्ड मार्केट का दबाव है, अर्थव्यवस्था में सुस्ती का असर है। भारतीय रुपया स्थिर है। आरबीआई फंड फ्लो को मॉनिटर कर रहा है। प्रतिबंध की खबरों के बीच रूसी रूबल ने कल सरप्राइज एक चौंकाने वाला रूप दिखाया, 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। एक तरफ तो प्रतिबंध है और दूसरी तरफ रूस का रूबल मजबूत दिख रहा है। और इसकी वजह यह है कि रूस के सेंट्रल बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को काफी टाइट किया है, काफी सख्त किया है। इस वजह से रूस की करेंसी में हमें मजबूती दिखाई दे रही है। भारत में कुछ प्रमुख आंकड़े आए। महंगाई के आंकड़े के बारे में हर्ष ने आपसे जिक्र किया, जो कि कल आए थे, और दोनों महंगाई के आंकड़ों में महंगाई में तेज गिरावट थी, बल्कि डब्ल्यूपीआई तो आउटराइट डिफ्लेशन की स्थिति में चला गया, जिसके कई सारे इंटरप्रिटेशन मांग को लेकर भी हैं बाजार में, किसका इसमें कि क्या मांग घटने के या मांग सिकुड़ने के संकेत भी है। लेकिन भारत में एक और कल आंकड़ा आया। जून में भारत की बेरोजगारी दर का आंकड़ा आया, जो 506% पर है। शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर 18.8% पर पहुंच गई है, काफी बड़ी बढ़ोतरी है, जो मई में 17.9% थी। ग्रामीण युवाओं में भी बेरोजगारी दर में मामूली बढ़त दिख रही है। इधर संकेत यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जीएसटी के पूरे ढांचे में बदलाव के सुधार के शुरुआती एजेंडे को मंजूर कर दिया है। हम आपको बताते रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों में, बोनस पॉइंट में, कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के बीच सहमति की जिम्मेदारी ली है। और अब जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक का इंतजार किया जा रहा है, जहां नए रेट फिटमेंट और नए स्लैब्स पर चर्चा शुरू होगी, जिसमें एक स्लैब 12% का स्लैब खत्म करने की संभावना है। सबसे बड़ी दुविधा यह है कि किन उत्पादों को 8% के स्लैब में डाला जाए और किन को ऊपर के ऊंचे स्लैब में रखा जाए। तो अब जीएसटी में असली जद्दोजहद की शुरुआत हो रही है, जो आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में हमें राज्यों और केंद्र के बीच दिखाई देगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव पहले से लंबित था, लेकिन इसे टाल दिया गया है। रिजर्व बैंक फिलहाल इस प्रस्ताव का अध्ययन कर रहा है। अदानी समूह ने जेपी समूह की एसेट्स के लिए क्लीन बिड की है, और अब ये मामला थोड़ा दिलचस्प और पेचीदा हो गया है। ये क्लीन बिड का मतलब है कि अडानी समूह ने खरीदने के लिए कोई शर्त नहीं लगाई। मामला बिड में शर्तों पर फंसा है। अन्य बोलियां भी ऊंची हैं, लेकिन उनमें सब में कानूनी निपटान की शर्तें, लीगल हर्डल्स को खत्म करने की शर्तें, ये सारी शर्तें लगाई गई। अब बैंकर इस दुविधा में है कि वो शर्तों के साथ जाएं या अडानी समूह की बोली के साथ जाएं। इस पर आज निगाह रहेगी और शेयर बाजार में इसकी प्रतिक्रिया भी दिखाई देगी। एक और बड़ी खबर जो कल आई, एमटीएनएल ने सरकारी टेलीकॉम कंपनी जो 2 महानगरों में सेवा देती है, बीमार है, सीमित सेवा है, उसने 7 बैंकों के 8,584 करोड़ रुपए के कर्ज का डिफॉल्ट किया है। ये बैंक पीएनबी है, स्टेट बैंक है, यूको बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है और बैंक ऑफ इंडिया है। इसका भी असर में आज बाजार पर इस डिफॉल्ट का असर दिखाई देगा। अगले 24 घंटों में रूस पर जो नए प्रतिबंधों की तैयारी हो रही है और नेटो ने जो चेतावनी दी है, उसका असर हमें दिखाई देगा। भारत की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आने की संभावना है। चीन और भारत के बीच बातचीत में चीन का पक्ष, भारत के पक्ष की तरफ से तो कल स्पष्टता दिखाई गई। चीन की तरफ से उसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या भारत को रेयर अर्थ की आपूर्ति में कुछ उदारता मिलती है भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर की बीजिंग यात्रा के बाद, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। क्या चीन थोड़ा उदार होता है? बॉन्ड और कमोडिटी मार्केट में अस्थिरता है, खासतौर से ग्लोबल बॉन्ड बाजार का असर हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर देखने को मिलेगा। यूके में महंगाई के आंकड़े आएंगे, जिन पर सबकी निगाह रहेगी, क्योंकि यूके की अर्थव्यवस्था पर भी दबाव है। और अमेरिका में औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े आने की संभावना है। इस बीच कंपनियों के रिजल्ट्स का मौसम है, सीजन है भारत में। भारतीय शेयर बाजार इन रिजल्ट्स के आसपास, खास कंपनियों के रिजल्ट्स के आसपास प्रतिक्रिया करेगा। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। यहाँ मुंबई से हम वापस चलते हैं हर्ष के पास, नोएडा। सर बहुत बहुत धन्यवाद तमाम खबरों का बारीकी से विश्लेषण करने के लिए सर।